हेलो एवरीवन। तो आज हम जो हमारी भिवानी बोर्ड की साइड है उस पर जो उपलब्ध सैंपल पेपर आए हैं, जिसमें आज हम विज्ञान का जो पेपर का कोड ए करेंगे विद सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आइए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं आपको, तो इनको भी आपने ध्यान से पढ़ लेना है। जो पेपर शुरू करने से पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो निर्देश भी दिए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प लिखें, प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके सामने अंक दर्शाए गए हैं। तो आइए पहले हम सबसे सेक्शन ए जो है हमारा फिजिक्स भौतिक विज्ञान, इसमें जो पहला प्रश्न है इसको करते हैं। निम्नलिखित में किसमें आँख में क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला होता है। तो इसमें जो इस प्रश्न का जो उत्तर है प्यारे बच्चों, यहाँ चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। निकट दृष्टि रोग, मोतियाबिंद, जरा दृष्टिता, दीर्घ दृष्टिता। तो इसमें जो ऑप्शन बी है मोतियाबिंद इसका सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है शून्य होता है। इसके बाद लिखा है इनके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इनके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। तो डी बिंदु है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो जो इसका इन चारों में से जो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, वो डी ऑप्शन है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो आइए इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक, यानी जो यूनिट है विद्युत ऊर्जा का हमने वो बताना है। तो इसका यूनिट होता है किलोवाट प्रति घंटा, यानी इसको हम हिंदी में अगर लिखें तो किलोवाट घंटा इसका यूनिट होता है। इसके बाद अगला तीसरा प्रश्न, तीसरे के बाद 4 नंबर प्रश्न है, तार संधि का प्रतीक बनाइए। तो आपने ये तार संधि का प्रतीक बनाना है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इसका तार संधि का जो प्रतीक आ रहा है, इस तरह आपने इसको बनाना है। जैसे एक तार ले ली और यहाँ से हमने एक संधि के रूप में ये तार जोड़ दी, तो ये स्क्रीन पर भी आपके दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला जो है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। इसमें हमें लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथन हैं, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। अभिकथन ए, प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इसका कारण लिखा है आर में, रीज़न, आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो हमने इन दोनों जो अभिकथन और कारण हमें दिया हुआ है, इनमें से हमने बताना है जो नीचे ऑप्शन दिए हैं कौन सा सत्य है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें लिखा हुआ है ए व आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो ये जो है प्रश्न, जो ऑप्शन ए और बी हमें दिए हुए हैं, इनकी पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो ए है, प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र लेंस में प्रवेश करता है, ये ऑप्शन गलत है हमारा। आँख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो जो रेटिना पर प्रतिबिंब लेंस बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ये जो कारण ये सही है, पर ये जो ए है ये गलत है। तो इस हिसाब से हम इनको अब पढ़ते हैं। दूसरे में लिखा है बी में ए और आर दोनों सत्य हैं पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ये भी गलत है। इसके बाद अगला है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो ये भी गलत है, हमने अभी किया आर सत्य है। तो डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं इसको। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 6 नंबर प्रश्न 2 नंबर का है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारणों पर निर्भर करता है। तो 6 नंबर का उत्तर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, हमने ये कारण बताने हैं जिन पर प्रतिरोध रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो सबसे पहले ये यहाँ पर लिखा हुआ है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के जो क्षेत्रफल है उस पर डिपेंड करता है, यानी जो क्रॉस सेक्शन होता है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट है पदार्थ की
प्रकृति पर निर्भर करता है, भी नेचर है जो उसका, जो पदार्थ ले रहे हैं हम उसका कैसा है। तो इसके बाद जो इसी का दूसरा पार्ट है, आइए हम इसको करते हैं। और में जो ऑप्शन में दिया हुआ है हमें, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। तो जब हम श्रेणी क्रम की बजाय पार्श्व क्रम का मतलब होता है प्यारे बच्चों समांतर क्रम, अगर हम इनको समांतर क्रम में संयोजित करें तो इसके हमें क्या लाभ हैं। तो आइए हम इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं बारी बारी से इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए में हमें लिया गया है, जो किस आपकी जो आंसर दिए हुए हैं यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। सबसे पहले पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरण वोल्टेज के विभक्त नहीं होने के कारण संचारू रूप से कार्य करते हैं, तो ये इसका सबसे पहला लाभ है। दूसरा बी पॉइंट लिखा है, पार्श्व क्रम में संयोजित उपकरणों में किसी के एक के खराब होने की स्थिति में भी अन्य उपकरण कुशलता से यानी अच्छी प्रकार से कार्य करते रहते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है सी, पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरणों के लिए अलग अलग स्विच लगाया जा सकता है ताकि आवश्यकता अनुसार किसी को भी ऑन या ऑफ किया जा सके। तो समांतर क्रम का ये भी एक लाभ है। इसके बाद डी ऑप्शन लिखा हुआ है, विद्युत परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित सभी उपकरणों के प्रतिरोध के योग से कम होता है। अंत विद्युत उपकरणों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर बिजली की खपत कम हो जाती है। तो प्यारे बच्चों ये चार आपकी यहाँ किताब आंसर दिए हुए हैं, तो आपने 2 लिखने हैं क्योंकि आपके 2 अंक का है, तो आपने एक अंक का आपका एक पॉइंट का मिल जाएगा। इसके बाद आइए अब अगला प्रश्न करते हैं। आगे है 7 नंबर प्रश्न हमें दिया हुआ है, 4 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, यानी हमने पावर निकालनी है। तो हमें यहाँ पर जो है फोकस दूरी f दी हुई है और हमने जो है क्षमता यानी p निकालनी है। तो आइए देखते हैं हम। तो देखिए हमें यहाँ पर f जो है वो -4 मीटर दिया हुआ है और जो लेंस की पावर होती है, क्षमता होती है, वो होती है p बराबर 1/f। तो अब हम यहाँ पर f की जो वैल्यू है -4 भर देंगे, तो ये हमारे पास जो 1/4 m लिख देंगे हम, मीटर में है, माइनस भी साथ में आएगा। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से -1/4 m, तो जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे हम इस तरह से, तो 4 को यहाँ लिखेंगे, पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, 0 लग जाएगी, तो ये हमारा जो है 2 पर जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 शेष बच जाएगा और 0 लगाकर हम इसको नीचे उतारेंगे। यहाँ अपने ऊपर भी पॉइंट लगा लेना है, तो ये 4 5 20 पर जाएगा। तो यानी जो वैल्यू है वो हमारी 0.25 आ जाएगी, यानी 0.25 ये जो इसकी वैल्यू आ जाएगी और इसके साथ हम माइनस लगा देंगे, पावर को हम साथ में इसके डी लगा देंगे, पावर को डॉप्टर में लिखते हैं, -0.25 डी जो है इसकी पावर आ जाएगी। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए निर्धारित चिन्ह परिपाटी लिखिए। तो जो इसके जो रिफ्लेक्शन के साइन हैं, हमने चिन्ह का मतलब साइन ऑफ कन्वेंशन यानी साइन हमने इसके लिखने हैं जो रिफ्लेक्शन के गोलीय दर्पणों के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, मूल बिंदु के दाईं और एक्स अक्ष के अनुदिश मापी की सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, यानी मूल बिंदु के दाईं और एक्स अक्ष प्लस जो एक्स अक्ष के अनुदिश हैं वो धनात्मक मानी जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है 4 नंबर, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर यानी एक्स अक्ष के बाईं ओर माइनस वाली साइड के अनुदिश मापी की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं, यानी माइनस वाली मानी जाती हैं। अगला 5 नंबर पॉइंट है, मुख्य अक्ष के लंबवत यानी ऊपर की ओर तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती हैं, यानी 2 साइड धनात्मक हैं और 2 साइड
ऋणात्मक है। और अगली जो ऋणात्मक साइड है वो इसमें यहाँ पर लिखी हुई है, मुख्य अक्ष के लंबवत और नीचे की ओर माइनस वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती हैं। यानी जो आपके इस तरह जो ये 5-6 पॉइंट आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका प्रत्येक का आधा अंक है। तो इस हिसाब से आपने पॉइंट लिखने हैं। इस प्रश्न के आपको बता दें 3 अंक हैं, तो 3 अंक के लिए आपका आधे आधे के 6 पॉइंट बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है मानव नेत्र के का नामांकित आरेख बनाइए। तो अब हमने जो आँख है मानव की उसका चित्र बनाना है। ये 3 अंक का है। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो है मानव नेत्र दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपने इस आँख का चित्र बनाना है और जो इसके अलग अलग ये सारे भाग लिखे हुए हैं ये भी आपने बनाने हैं। जितना आपका साफ बना होगा, सुंदर बना होगा, उतने ही अंक आपको ज़्यादा यानी पूरे 3 के 3 अंक मिलेंगे। इसके बाद अगला 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को दिशा निर्धारित करने वाले नियम का नाम व परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर हमने नियम देने हैं जो फ्लेमिंग के नियम है। पहला पॉइंट लिखा है, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका हमने परिभाषा लिखनी है नियम की। और दूसरा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। तो आइए इन दोनों जो पॉइंट हैं इस 10 नंबर प्रश्न के, ये दोनों पॉइंट हैं, इनको हम अलग अलग से देख लेते हैं। तो ये आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये 5 अंक का प्रश्न है आपका, यानी ये दोनों प्रश्न हैं जो 2.5 नंबर के हैं। तो आपने इस हिसाब से इनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला रूल है वो है राइट हैंड फ्लेमिंग का जो रूल है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तो ये नियम जो लिखने का 1 अंक है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इसका 1.5 अंक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहता है कि यदि आप कोई अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। तो ये फ्लेमिंग का पहला रूल है जो। इसके बाद दूसरा रूल है जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। तो वाम हस्त नियम को हम इंग्लिश में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। पहले हमने राइट हैंड किया, तो अब ये लेफ्ट हैंड रूल है। इस रूल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जब बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाता है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा तथा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो ये दूसरा रूल है। इसके बाद आइए जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो ये जो प्रश्न था प्यारे बच्चों, इसका हमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है। जो आपका ये 10 नंबर प्रश्न है, अगर इसका ऑप्शन देखें तो इसको भी आप अब कर लेते हैं हम। तो इसके ऑप्शन में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वृत्ताकार पाश में प्रवाहित विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। ऐसा क्यों है कि n फेरों वाले किसी वृत्ताकार कुंडी से किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक फेरे द्वारा उसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का n गुना होता है। तो हमने इसका एक डायग्राम बनाना है लेबल्ड, यानी उस पर जो है उसके जो पार्ट हैं उनको भी लेबल्ड करना है। तो और आइए देखते हैं इसका जो डायग्राम है सबसे पहले। तो इस प्रश्न के उत्तर में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, धारा ले जाने वाले वृत्ताकार लूप के प्रत्येक बिंदु पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संकेंद्रित वृत्त बड़े और बड़े हो जाते हैं क्योंकि हम तार से दूर चले जाते हैं। ये 1 अंक का होगा इतना। और इसका जो दूसरा पार्ट है, लूप के केंद्र में क्षेत्र सीधी रेखा के रूप में दिखाई देता है, 1 अंक इसका होगा। और एक जो है ये हमने डायग्राम बनाना है दिशाएं दिखाकर नॉर्थ साउथ। तो इस तरह से 1 अंक इस डायग्राम का है। और इसके बाद जो अंतिम 1 अंक है उसके लिए हमें ये वाले जो इसका आगे जो हमें पूछा था n मोड वाला, तो यहाँ यदि n मोड वाला एक वृत्ताकार कुंडल है तो उत्पादित क्षेत्र एकल मोड द्वारा उत्पादित क्षेत्र से n गुना
बड़ा होता है, इसलिए क्योंकि प्रत्येक वृत्ताकार मोड़ में धारा की दिशा समान होती है। तो ये आपने सारा लिखना है और अंत में मोड़ के कारण उत्पादित क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये आपने सारा उत्तर इसमें लिखना है। खंड बी यानी सेक्शन बी शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है सेक्शन बी रासायनिक विज्ञान, इसमें केमिस्ट्री में जो पहला प्रश्न है इसमें देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है चूना, 11 नंबर प्रश्न, चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। तो यह 1 अंक का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन में लिखा है ग्रेफाइट, दूसरा लिखा हुआ है बिना बुझा हुआ चूना और तीसरा ऑप्शन है चूने का पानी और 4 नंबर है बुझा हुआ चूना। तो इसका प्यारे बच्चों जो उत्तर है ऑप्शन बी, यह सही है, बिना बुझा हुआ चूना। तो इसके बाद जो 11 नंबर प्रश्न है, तो 12 नंबर प्रश्न में हमें लिखा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को मिलाने पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। तो इसका ऑप्शन जो है अपघटन, संयोजन, अवक्षेपण और विस्थापन। तो इसका जो उत्तर है सी ऑप्शन है अवक्षेपण, ये सही है। इसके बाद आइए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर में हमें लिखा हुआ है इमली में होता है डैश अम्ल। तो इमली में प्यारे बच्चों कौन सा अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। तो इसमें आपने टार्ट्रिक अम्ल लिख देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो इसमें लिखा हुआ है एक धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक प्यारे बच्चों आप चांदी लिख सकते हैं, चांदी सबसे अच्छी चालक है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ये भी 1 नंबर का है। निम्न प्रश्न में 2 कथन अभिकथन ए और कारण आर है। नीचे के प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ है अभिकथन कठोर जल के साथ सकम बनाता है, साबुन कठोर जल के साथ सकम बनाता है। दूसरा है कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो अगर प्यारे बच्चों आप इन दोनों कथनों को देखें, साबुन कठोर जल के साथ सकम बनाता है, ये सही है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, ये भी सही है। तो जो प्यारे बच्चों आर रीजन है वो ए की सही व्याख्या करता है, यानी जो ए है वो भी सही है और आर जो है वो भी सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इसलिए हम इसमें अगर ऑप्शन में देखें जो पहला है जो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो यही ऑप्शन है जो सही है। दूसरे ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। और ए सत्य है आर असत्य है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी भी जो है ए भी असत्य और आर भी असत्य, ये भी गलत है। तो हमारा ए ऑप्शन है जो वही सही है। इसके बाद आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न यह 2 नंबर का है। इसमें पूछा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण क्या है और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है, पहले हम संतुलित समीकरण की परिभाषा लिखते हैं। जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर के बाईं ओर तथा दाईं ओर समान होती है तो समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाता है। इतना 1 नंबर का है। और एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो ये पार्ट जो इतना है ये भी इसका 1 अंक का है। तो ये इतना लिखने पर आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आइए अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर में हमें लिखा है कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। तो कार्बन और उसके जो कंपाउंड हैं उनका जो हम प्रयोग है ईंधन के रूप में, जो ज़्यादातर हमारे घरों में यंत्र हैं, अप्लायंस का मतलब उपकरण है अनुप्रयोग, उनमें जो हम करते हैं उनका उपयोग क्यों किया जाता है कार्बन और उसके यौगिकों का। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो 17 नंबर का जो इसमें हमें 2 अंक का है तो 2 पॉइंट लिखने हैं। इष्टतम प्रज्वलन ताप, तो इष्टतम का मतलब होता है उचित, जो उचित प्रज्वलन ताप है इसका सही प्रज्वलन ताप है। एक तो इसका ये कारण है और दूसरा है उच्च ऊष्मीय मान, यानी इसका जो ऊष्मीय मान है 1 किलोग्राम ईंधन से जो हमें ऊष्मा मिलती है इन ईंधनों की अधिकतम होती है, हाई
क्लोरीफिक वैल्यू है। तो ये आप 2 कारण इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमें, परखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और परखनली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? तो हमने इसमें बताना है, यानी किस में रिएक्शन तेज होगा और क्यों तेज होगा। आइए जान लेते हैं 18 नंबर का उत्तर। धातु के साथ अभिक्रिया अम्ल की प्रतिक्रिया अम्ल की ताकत पर निर्भर करती है। जो प्रतिक्रिया है धातु के साथ रिएक्शन है वो अम्ल की प्रतिक्रिया ताकत पर, नेचर पर निर्भर करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो मजबूत स्ट्रॉन्ग अम्ल है, तो इसलिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह धातु के साथ जोरदार प्रतिक्रिया देगा और बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। यानी जो धातु के साथ ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी प्रतिक्रिया तेज होगी और ये बुदबुदाहट के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। जबकि जो एसिटिक अम्ल है वो एक कमज़ोर अम्ल है, यानी इसका जो रिएक्शन है बहुत धीमा होगा। धातु के साथ यह प्रतिक्रिया करने में समय लेगा और धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये इसका कारण है। तो इस कारण के आधार पर हम कह सकते हैं जो परखनली ए है इसमें जो बुदबुदाहट है वो तेज़ी से होगी, क्योंकि जो HCl है वो एक स्ट्रॉन्ग अम्ल है, मजबूत अम्ल है, जो आपने अभी इसका उत्तर देखा है। इसके बाद आइए हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये 3 नंबर का था, 18 नंबर और 19 नंबर है जो वो भी 3 नंबर का है। इसमें हमें लिखा हुआ है निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाओं को खींचिए। यानी इसकी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो बनानी है, जैसे मीथेन, इथेन और मिथेनॉल की। तो इन तीनों की आपने इलेक्ट्रॉनिक जो यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु हैं, वो बनाने हैं। तो ये 3 नंबर का है, दोनों का, तीनों का एक एक अंक है। ये पहले का है, ये दूसरे का डायग्राम है और ये वाला जो है तीसरे की जो स्ट्रक्चर है आपकी स्क्रीन पर है। तो इस तरह से आपने इन तीनों स्ट्रक्चर को एक बार फिर से देख लीजिए, बना लेना है कार्बन के साथ। तो आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है। इसका जो नेक्स्ट में हमें और में दिया हुआ है, अगर आपने ये नहीं करना तो आप इसका सेकंड पार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लिखा हुआ है इसके सेकंड पार्ट में, निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करोगे। जैसे पहले लिखा है CH3CH2Br, CH3CO, CH3 और तीसरा है CH3CHO। तो इनका हमने नामकरण करना है। तो आइए इनका नामकरण देख लेते हैं। तो ये 3 नंबर का है। पहले जो हमने देखा वो ब्रोमो इथेन है, दूसरा प्रोपेनॉन है और तीसरा इथेनॉल है। तो इन तीनों के आपने इस तरह से नाम लिख देने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर। प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में से शेयर भी ज़रूर कीजिए। 20 नंबर प्रश्न है जो ये 5 नंबर का है। इसमें पूछा है संक्षारण क्या है, इसके 2 उदाहरण दीजिए, लिखिए। उन 4 विधियों के नाम बताइए जिनका उपयोग संक्षारण को रोकने के लिए किया जा सकता है। तो आपने 4 विधियां लिखनी हैं, 2 उदाहरण देने हैं और इसकी परिभाषा देखनी है। तो आइए सबसे पहले आपको इसकी मैं नंबर डिवीज़न दिखा देता हूँ। 5 जो नंबर है 20 नंबर प्रश्न के कैसे बांटे गए हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों आपने जो परिभाषा लिखनी है उसका आपको 1 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर जो परिभाषा है 1 अंक उसका है, 2 अंक उदाहरण के हैं और 2 अंक इसकी जो विधियाँ हैं उनके हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देख लें। जब धातुओं को वायुमंडल में के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो जैसे उदाहरण में लिखा हुआ है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत बनना। तो ये इसके उदाहरण हैं। इरोजन, जंग लगना है, जैसे चांदी का काला पड़ना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना। तो 2 उदाहरण लिखने हैं 2 अंक के। और ये जो है 2 अंक की इसकी विधियां हैं। संक्षारण से सुरक्षा
पेंट करके हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। तेल लगाकर, ग्रीस लगवाकर, यशत लेपन यानी किसी धातु की परत, लोहे की वस्तुओं पर जस्त की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु बनाकर की जा सकती है। तो इस तरह इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसमें से आपने 2 पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है अथवा में, इसके एक क्वेश्चन और है। अथवा में हम देख लेते हैं, वैद्युत संयोजक यौगिक क्या हैं, उनके गुणधर्मों को स्पष्ट कीजिए। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है जो उसके बारे में हमने लिखना है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है। तो इस प्रश्न में जो और का ऑप्शन है, इसमें 1 अंक का इसकी परिभाषा है और जो इसकी प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है, 4 प्रॉपर्टीज हैं, वो 4 अंक की है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। तो ये 1 नंबर इसकी परिभाषा का है और जो 4 इसके नंबर हैं, 4 जो इसकी प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है उसके है। तो सबसे पहले 1 नंबर पर है बौद्धिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये इसकी बौद्धिक प्रकृति है। इसके बाद गलनांक और क्वथनांक के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि मजबूत आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। नंबर 3 जो है इसकी प्रॉपर्टी घुलनशीलता। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील और केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। इसके बाद अगला 4 नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है हमें यहाँ पर विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं इसके जो आपने लिखने हैं। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। सेक्शन सी है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में बायोलॉजी में जो हमारा सबसे पहले प्रश्न है, यहाँ पर लिखा हुआ है कोशिका में ग्लूकोज का पायरूवेट में विखंडन कहाँ होता है। तो कोशिका में ग्लूकोज का जो पायरूवेट में विखंडन होता है वो यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सी ऑप्शन लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य और राइबोसोम। तो इसका जो उत्तर है, जो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, इन चारों में से जो ऑप्शन सी है हमारा कोशिका द्रव्य, यह इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसके बाद जो नंबर 22 नंबर प्रश्न है, 1 अंक का है ये भी। पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है। तो पौधों में जो मुरझाना है पत्तियों का, पहला ए लिखा हुआ है एब्सिसिक ऑफ अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका उत्तर है ऑप्शन ए एब्सिक अम्ल इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला 23 नंबर प्रश्न है ओजोन के अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणु से बनते हैं। तो ओजोन जो होती है O3 यानी इसका मतलब ऑक्सीजन के यह 3 परमाणुओं से बनते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। जैविक आवर्धन क्या है। तो यह प्रश्न है जो यह भी 1 नंबर का है। तो आइए देखते हैं इस जैविक आवर्धन क्या है इसका उत्तर। तो खाद्य श्रृंखला में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हुए रसायनों की सांद्रता में वृद्धि को जैविक आवर्धन कहते हैं। तो ये 24 नंबर का उत्तर है। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये भी 1 नंबर का है। निम्न प्रश्न में 2 कथन हैं, अभिकथन ए और कारण आर। प्रश्न के नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए उत्तर दीजिए। पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते। दूसरा लिखा हुआ है इसका रीजन, ये अभिकथन था। इसका कारण लिखा है पपीते के पौधे में केवल एक लिंगी फूल होते हैं। तो इनमें हमने बताना है कि कौन सा
नीचे जो 4 ऑप्शन है A B C D कौन सा सही है। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते, ये जो कथन है ये सत्य है। और दूसरा लिखा है पपीते के पौधे में केवल एक लिंगी फूल होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जो कथन है सही है। और अगर हम देखें जो आर है, ये जो कारण है, ये ए जो है पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते, इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी इसका जो रीज़न है ये सही है। तो आइए इसके ऑप्शन में देखते हैं। जो यही लिखा हुआ है पहले ऑप्शन में ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये ऑप्शन है जो हमारा इसका सही उत्तर है। तो आइए अब जो अगला प्रश्न है 25 के बाद 26 नंबर प्रश्न, इसको हम देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न में हमें दिया हुआ है संतति में नर एवं मादा जनकों द्वारा आनुवांशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। तो ये भी 2 नंबर का है। आइए अब 26 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। संतान में पुरुष और महिला माता पिता का समान आनुवंशिक योगदान प्रत्येक माता पिता से गुणसूत्र की समान विरासत द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो ये आधा नंबर है इसका। गुणसूत्र में मानव में गुणसूत्रों में 23 जोड़े होते हैं, आपको पता है, जिनमें से 22 जोड़े अलिंग होता है और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो आगे इसके लिखा हुआ है हमें, ये भी आपने इसमें इसी प्रश्न में लिखना है, आधे नंबर का है ये भी। युग्म गठन अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करता है कि अगुणित युग्म का उत्पादन होता है। आगे लिखा है हमें एक शुक्राणु एक अगुणित शुक्राणु एवं द्विगुणित युग्म का उत्पादन करने के लिए अगुणित डिंब के साथ संलयन करता है। युग्मनज प्रत्येक माता पिता से समान मात्रा में आनुवांशिक सामग्री प्राप्त करता है और इस प्रकार निषेचन द्वारा निषेचन पर द्विगुणित प्रकृति को बरकरार रखता है। तो ये हमारा जो है पूरा उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने शुरू करना है, आधे आधे नंबर के ये सारे पार्ट हैं, तो यहाँ तक आपने लिखना है। इस प्रश्न के 26 नंबर प्रश्न के ऑप्शन में हमें दिया हुआ है लक्षणों की, ये 26 नंबर हमने जो प्रश्न किया था पहले वाला, इसके जो दूसरा पार्ट है अथवा में लक्षणों की वंशगति के लिए नियम किसने दिए, उनके परीक्षणों के लिए अध्ययन किए गए जीव का नाम बताओ। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है ग्रेगर मेंडल ने। तो मटर के पौधे पर अध्ययन के माध्यम से विरासत के मूल सिद्धांत को उजागर किया है। तो यह इसका उत्तर है। ये थोड़ा छोटा है उससे, अगर आपने तो सभी करने हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि जो आपका जो सिलेबस है, जो ये रिवीजन हो रही है टेस्ट पेपर के माध्यम से, आपने ये सभी प्रश्न और को आपने छोड़ना नहीं होता है। 27 नंबर प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब 27 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो देख लेते हैं अब जल्दी से। तो यह जो 27 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ये 27 नंबर भी 2 नंबर का है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं आप देख लीजिए। नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पाद के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। नंबर 2 है पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 3 है पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं जिनमें अवशिष्ट उत्पाद संचित होते रहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 पॉइंट और लिखे हैं, क्योंकि यह 2 नंबर का है तो आपने 4 पॉइंट लिखने हैं। एक पॉइंट आधे नंबर का है। तो 4 नंबर में लिखा है पादपों में अन्य अवशिष्ट उत्पाद रेंजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। 5 नंबर है कुछ पादप कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। नंबर 6 है बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं। तो ये 6 पॉइंट हैं। आपने 2 नंबर का हो तो 4 पॉइंट लिखने हैं, अगर 3 नंबर का हो तो आपने ये 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है एड्रेनलिन
हार्मोन किस स्रोत ग्रंथि का नाम बताइए। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। तो यह 3 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर का उत्तर है अधिवृक्क ग्रंथि। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत लिखा हुआ है। जो री है वो व की बजाय क की बजाय व के पैर में आनी चाहिए थी। अविकृक ग्रंथि, ये शायद इस तरह से पढ़ता है, तो आपने देख लेना है। इसके बाद ये इसके पॉइंट लिखे हुए हैं। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। नंबर 2 है पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देती है। श्वसन दर बढ़ जाती है। तो ये इसके जो है पॉइंट हैं जिनका आधा आधा नंबर है। 4 पॉइंट हैं 2 नंबर के और जो नाम है वो 1 नंबर का हो गया। तो ये 3 नंबर के हो गए हैं। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न है, ये भी 3 नंबर है पत्ती के अनुप्रस्थ काट का एक नामांकित आरेख बनाइए। अथवा और में है मानव हृदय का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो आप इन दोनों में से जो मर्जी जो आपको आता है वो डायग्राम पेपर में बना सकते हैं, पर अभी आपने इन दोनों डायग्राम को सीख लेना है। तो ये दोनों डायग्राम आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें डायग्राम का जो सही बनाने का है जो 1 अंक है, और जो नाम है इसके लिखने हैं जो वो प्रत्येक आधे आधे अंक का, यानी 4 सही नाम लिखने हैं तो 2 अंक वो हो जाएंगे। तो ये आपत्ति के बाद जो अगला है ये हृदय का चित्र है। तो आपने दोनों अच्छी तरह से बनाने सीख लेने हैं। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है। अब 30 नंबर प्रश्न में हमें लिखा हुआ है एकल जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो 5 विधियां लिखनी है। 5 नंबर का ये प्रश्न है। तो इसका जो और में ऑप्शन है वो है गर्भ निरोधन क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों के हम बारी बारी से उत्तर यहाँ स्क्रीन पर अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले 30 नंबर का जो पहला पार्ट है इसमें जो 5 विधियां हैं उसमें सबसे पहली विधि है विखंडन। एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवन की उत्पत्ति होती है। अनेक जीवाणु और प्रोटोजुआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाता है, जैसे अमीबा। तो जैसे अमीबा में जन्म होता है विखंडन विधि द्वारा, तो यह एक विखंडन की विधि है। दूसरा इसका है खंडन। तो खंडन में क्या होता है, सरल संरचना वाले बहुकोशिका जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें लिखा हुआ है स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो तीसरा पॉइंट है पुनर्जनन, यानी तो इसमें क्या है एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे और कर ले। पुनर्रूपण विबोधित जीवों में आपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। यदि किसी कारणवश जीव क्षत विकसित हो जाता है तो अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रा। और दूसरा जो एग्जाम्पल है प्लेनेरिया का दिया हुआ है। नंबर 4 है इसका मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करते हुए नन्हे जीव में बदल जाता है और पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो आपने हाइड्रा में जो जनन देखा है वो मुकुलन है। इसके बाद 5 नंबर में पॉइंट है जो इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसे कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में किया जाता है, जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर इसके कुछ उदाहरण है। तो जो हम कलम लगाते हैं यानी बेल लगाते हैं जो तोड़कर, तो इससे जो नए जीव बनते हैं वो कौन सी विधि है, कायिक प्रवर्धन की विधि है।
तो एक विधि आपकी किताब में और लिखी है, इसको भी हम देख लेते हैं। बीजाणु समासंग अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे राइजोपोस के ऊर्ध्वाधर तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। जब बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वृद्धि करने लगती है। तो प्यारे बच्चों, ये 6 पॉइंट आपके यहाँ दिए हैं। 5 नंबर का है तो आपने 5 पॉइंट लिख देने हैं। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न पूरा होता है। इसका जो और में पार्ट है, इसको एक बार मैं आपको प्रश्न को दोबारा से दिखा देता हूँ। जो पार्ट है इसका दूसरा, इसका प्रश्न है गर्भ निरोधन क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 5 नंबर का है। अथवा में जो पार्ट है तो इसका उत्तर देख लेते हैं। परिभाषा है यहाँ पर सबसे पहले, गर्भ निरोधन एक विधि को संदर्भित करता है जिसमें गर्भाशय को रोकने के लिए गर्भ अवस्था को रोकने के लिए अपनाया जाता है। तो इसमें हमें जो विधियां हैं उनमें सबसे पहले जो विधि है वो है यांत्रिक अवरोध। इस विधि में अनेक युग्मक के संलयन को अवरुद्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉन्डोम से शीशन को ढकना, शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुंचने से रोकना। इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और यौन संचारित रोगों के संचरण को रोकता है। तो ये पहला विधि है। दूसरा है हार्मोन असंतुलन। तो हार्मोनल असंतुलन पैदा करने के लिए गोलियों का उपयोग गर्भ निरोधक विधि के रूप में कार्य करता है। यह अंड के बनने को रोकता है और निषेचन नहीं हो सकता। इसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो इस विधि के जो है दुष्प्रभाव भी हैं, कई तरह के रोग और भी लग सकते हैं महिलाओं को। तो तीसरा पॉइंट है गर्भाशय युक्तियाँ जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। तो यानी इसके भी विपरीत प्रभाव हैं। अगला पॉइंट है शल्य क्रिया तकनीक। तो शल्य क्रिया तकनीक में यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि पुरुष की शुक्राणु वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाता है। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फैलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है शल्य क्रिया तकनीक द्वारा इस के अवरोध को उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीक भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जो इसका ध्यान से अगर अच्छी तरह से यह क्रिया ना हो तो इससे भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपका जो आपका कोड था पेपर का, उसके जो सारे उत्तर थे मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।